हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता और आपके पास जो क्वालिटीज़ हैं वो हर किसी के पास नहीं है। सो यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ्स, ऑल्दो यू मस्ट बी हैविंग योर वीकनेसेस टू, बट यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ्स, सो वर्क अपॉन देम। ठीक है, आप उन पे काम करके अपने आप को और स्ट्रेंथन कीजिए इंस्टीड ऑफ बीइंग लाइक कि मुझे इसके जैसा बनना है या उसके जैसा बनना है। वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड दैट इज़ योर ओनली स्ट्रेंथ। ओके, विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स मूव अहेड। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में से हम NPR के बारे में देखेंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। देन ड्रोन ट्रैफिक रेगुलेशंस के बारे में देखेंगे। IR में हम चाइना तालिबान रिलेशंस के बारे में देखेंगे। हेल्थ में हम देखेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर आउटब्रेक्स। GS3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में से टैक्स रेवेन्यू टू इंक्रीज। साइंस एंड टेक में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के बारे में देखेंगे। GS4 में एथिक्स डोज में आज हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप लोगों से मैंने कल पूछा था सूडान इशू के बारे में आपको एक अलग से वीडियो चाहिए क्या। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप लोगों को उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए। तो उसके लिए आज एक हमारे चैनल पे एक सूडान कूक से रिलेटेड एक वीडियो आएगा, ठीक है, जो मैंने ही लिया हुआ है। तो मुझे टाइम अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन आज की डेट में ही आ जाएगा। ठीक है, शायद हो सकता है 2 बजे तक आ जाए, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, अपडेटेड NPR फॉर्म्स रिटेन्स कंटेंशियस क्वेश्चंस। तो NPR को यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री में कुछ नए पैरामीटर्स ऐड करने की बात की गई है। ठीक है, और इसको अपडेट करने की बात की गई है, जिसके कारण कई सारे कंटेंशियस क्वेश्चन यहाँ पे खड़े हो गए हैं। तो ये चीज़ हम डिस्कस करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि NPR है क्या। तो देखो, NPR क्या है? बेसिकली इट इज़ अ सिटीजन काउंट। अब आप पूछोगे कि सिटीजन काउंट में क्या होता है। सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक पैन इंडिया एक्सरसाइज है जिसमें आसाम इंक्लूडेड नहीं रहेगा। आसाम विल बी एक्सक्लूडेड इन इट एंड इट विल सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स, मदर एंड फादर एज वेल एज हिज आइडेंटिटी डिटेल्स। तो जो भी पर्सन है उसकी आइडेंटिटी डिटेल्स मांगी जाएंगी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इनकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। और इसके साथ साथ उस पर्सन के जो भी यूजुअल रेसिडेंट है उसके मदर और फादर की डिटेल्स, और वो कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें ये पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये पैन इंडिया एक्सरसाइज होगी, लेकिन आसाम को एक्सक्लूड करके। अब यहाँ पे जो यूजुअल रेसिडेंट की बात करें, ये यूजुअल रेसिडेंट है कौन? तो ये एक वैसा पर्सन है जो इंडिया में, इंडिया की किसी टेरिटरी में रिसाइड कर रहा है फॉर पास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, या फिर उसका इंटेंशन है टू रिसाइड इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो इस तरह से आप यूजुअल रेसिडेंट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये याद रखना कि सिटीजन ऑफ इंडिया और रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिफरेंस है। सिटीजन कौन होता है? जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो 5 तरीके बताए गए हैं सिटीजनशिप लेने के, उसके अंतर्गत आता है, वो सिटीजन है। लेकिन रेसिडेंट वो जो यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है। फिर वो फॉरेन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सनल हो सकते हैं जो इंडिया में आके काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुल मिला के 6 महीने का टाइम है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पे आते हो या फिर आप 6 महीने से रह रहे हो या 6 महीने के लिए रहना चाह रहे हो, तो देन यू आर अ यूजुअल रेसिडेंट हियर। ओके, अब डाटा वैसा ही रिकॉर्ड किया जाएगा जैसा कि यूजुअल रेसिडेंट बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी भी है ये कि एक तरफ NPR में ये बताया गया है कि आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी, आधार, पासपोर्ट वगैरह की, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की जो डिटेल्स है वो शेयर करना वॉलेंटरी है। अब ये देखना होगा कि एक्चुअल में जब NPR यहाँ पे काम करता है, इम्प्लीमेंट होता है, इन्फोर्स किया जाता है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैन डिटेल्स आपको देने के नहीं है, पैन कार्ड की डिटेल्स आपको देने के लिए नहीं है, आपसे नहीं मांगी जाएंगी पैन डिटेल्स। ठीक है, हालांकि आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स आपसे मांगी जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स नहीं देने पड़ेंगे। अब देखो, इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, जो इसको एक अपोज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक्स कैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप हमसे आधार मांग रहे हो, ठीक है, आधार में तो हमारे बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी है ना। या फिर अगर आप हमसे आधार नहीं मांगते हो या फिर हम वॉलंटरीली नहीं देना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको डायरेक्टली UIDAI से, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है
आधार को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, उससे सीधे आधार डिटेल्स हमारी ले सकती है। तो ये तो बायोमेट्रिक्स आपके पास किसी भी तरह से, चाहे आप सीधे मांगो या ना मांगो, आपके पास वैसे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे। उसके बाद एनपीआर जो लास्ट प्रिपेयर हुआ था वो 2010 में हुआ था। एनपीआर जो होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये हर बार सेंसस के साथ ही बनता है, ठीक है। तो लास्ट बना था सेंसस 2011 के साथ 2010 में, और यहाँ पे इसको अपडेट किया गया था 2015 में, ठीक है। अब एनपीआर और सेंसस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले एनपीआर का समझते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, ये पैन इंडिया एक्सरसाइज होगी जिसमें आइडेंटिटी डाटाबेस होगा रेसिडेंट्स का, ठीक है। हालांकि ये सिटीजनशिप को क्लेम करने के लिए आपका राइट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका नाम एनपीआर में आता है तो यहाँ पे आप सिटीजन हो गए, ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि सिटीजन और रेसिडेंट में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ कि एनपीआर क्या सेंसस से अलग है? तो हाँ, सेंसस से अलग है। देखो, सेंसस में आपका बर्थ प्लेस नहीं पूछी जाती, आप कहाँ रह रहे हो ये पूछा जाता है, क्या आप कहीं से माइग्रेट करके आए हो ये पूछा जाता है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं ये पूछा जाता है। आपकी इतनी पर्सनल डिटेल्स नहीं ली जाती कि आधार कार्ड ले रहे हैं, पासपोर्ट डिटेल्स ले रहे हैं, इतना नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और कि सेंसस जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसकी डिटेल्स किसी के पास भी नहीं होती, ना ही गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन जो एनपीआर है, एनपीआर की डिटेल्स गवर्नमेंट के पास ही जाएंगी सीधे, ठीक है। तो एक तरह से कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सर्विलेंस के लिए यूज़ हो सकता है, तो ये देखने वाली बात है। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिविटीज़ भी हैं। जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसको सर्विलेंस के लिए नहीं, हम इसको वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिशरीज को पता करने के लिए ले रहे हैं, कि वेलफेयर स्कीम्स जो भी हमको कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स को बनाने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कैसी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, ये पता होगा चलेगा हमको कि किस तरह के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एनपीआर में पता चलता है कि इस रीजन में कुछ बहुत ही बीपीएल लोग रहते हैं, यानी कि बिलो पावर्टी लोग रहते हैं, तो इस रीजन के लिए एक हम यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि एक हम यहाँ पे वेलफेयर स्कीम लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेनिफिशरीज को हमको पता लगाना है कि किस तरह के लोगों को हमको टारगेट करना है पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है, कि किस तरह के लोगों को किस तरह की बेनिफिट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें हम पता करेंगे एनपीआर के थ्रू, ये कह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेसी का इशू हो सकता है, क्योंकि देखो, प्राइवेसी यहाँ पे डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन ये है कि एनपीआर का जो डाटा रहेगा, कि आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी आधार कार्ड डिटेल्स, ये सब कुछ गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, ठीक है। आपकी बायोमेट्रिक्स, ये सब कुछ गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो यहाँ पे एक प्राइवेसी का इशू हो सकता है। अब गवर्नमेंट इसको किस तरह से यूज़ करने वाली है? तो गवर्नमेंट का कहना है हम इसको वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम हो गई। तो उज्ज्वला स्कीम की किस किस को ज़रूरत है, ये हम पता करेंगे एनपीआर के थ्रू। फिर दूसरी चीज़ कि एनपीआर और एनआरसी में क्या रिलेशन है। देखो, एनपीआर आपको पता होना चाहिए, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है फॉर होल इंडिया, ठीक है। लेकिन एनआरसी जो था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये सिटीजन्स को कर रहा है यहाँ पे कवर, और ये जो एनपीआर है ये सिर्फ रेसिडेंट्स को कवर कर रहा है। एनपीआर पूरे इंडिया के लिए है, पैन इंडिया एक्सरसाइज है। एनआरसी जो थी वो अभी तक सिर्फ आसाम के लिए बनी है। एनआरसी क्या है? देखो, एनआरसी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है, ये आसाम के लिए बनाई गई। इसमें क्या हो रहा था कि 1971 की वॉर के बाद कई सारे लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से माइग्रेट करके नॉर्थ ईस्ट में आने लगे, जिसके कारण यहाँ की डेमोग्राफी काफ़ी बिगड़ गई, ठीक है। यहाँ पे जो नेटिव लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, उनकी प्रॉस्पेरिटी रुक गई, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो यहाँ के कई सारे स्टूडेंट यूनियंस थी, कुछ यहाँ पे बोडो यूनियंस थी, इस तरह की कई सारी यूनियंस ने ये मांग की गवर्नमेंट से कि आप यहाँ पे जो माइग्रेंट्स आए हैं, आप इनको डिपोर्ट करिए इनकी खुद की कंट्री में, हम यहाँ पे इनको अपने साथ नहीं रहा सकते, क्योंकि ये हमारी डेमोग्राफी को बहुत नेगेटिवली डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक असम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि ठीक है, हम यहाँ पे एक एनआरसी लेके आएंगे। अब जाके कुछ 1-2 साल पहले यहाँ पे एनआरसी आया, जिसमें कि जो फॉरेन माइग्रेंट्स थे उनको अलग से उनको लिस्ट डाउन किया गया और उनको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था कि कई सारे ऐसे लोगों का भी नाम फॉरेनर्स में आ गया था, फॉरेन माइग्रेंट्स में आ गया था, जो कि कई सालों से इंडिया में रह रहे हैं, जिन्होंने एकदम हाईली डिग्निफाइड जॉब्स में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि आर्मी जनरल्स हो गए, ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, बड़े बड़े इंजीनियर्स हो गए, इन सभी का नाम भी इस फॉरेन माइग्रेंट्स में आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई थी। कुछ लोग इसको रिलीजन से भी कनेक्ट कर रहे थे, कि ऐसा भी एक्सपर्ट्स का कहना था, एक एलिगेशन लगाया जा रहा था कि आप यहाँ पे मेजरली माइनॉरिटी, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको टारगेट करके उनको आप माइग्रेंट्स का नाम दे रहे हो। तो ये चीज़ भी सामने आई थी, ठीक है। हालांकि इसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी आपको पता होने चाहिए, न्यूट्रल, पॉलिटिकली न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है
है कि एनपीआर एनआरसी से किस तरह से लिंक्ड है। डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एनपीआर जो है ये पहले स्टेप है एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एनआरसी को क्रिएट करने के लिए फॉर ओवरऑल इंडिया। ठीक है, तो अभी तक तो एनआरसी आसाम में क्रिएट हुई है, एक एनआरसी इंडिया में भी अगर आएगी अगर, तो उसमें सबसे पहली स्टेप एनपीआर होगी। ठीक है, क्योंकि आपको अगर सिटीजन्स का पता लगाना है तो सबसे पहले तो आप रेसिडेंट्स का पता लगाओगे ना। तो इस तरह से यहाँ पे एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है। अब इसमें आप देखो एनपीआर और सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कोई रिलेशन है तो नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बात करता है कि नॉन मुस्लिम्स जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आए हैं या आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इसका कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। अब देखो सेंसस और एनपीआर के बीच में क्या डिफरेंस है। सेंसस जो है ये सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत बनाया जा रहा है और एनपीआर जो है इसको कंडक्ट कराया जा रहा है सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंतर्गत। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है असेसमेंट करना, पॉलिसी प्लानिंग करना, और इसका पर्पस है एक नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन्स बनाना। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे लिटरेसी, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया जाता है सेंसस में, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स से रिलेटेड, बर्थ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाटा यहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है। जो सेंसस है ये एनोनिमस और कॉन्फिडेंशियल होता है, इसकी डिटेल्स बाहर नहीं जाती, लेकिन एनपीआर कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा, इसकी डिटेल्स सारी गवर्नमेंट्स को दी जाएंगी। देन पनिशमेंट है क्या कोई, अगर आप सेंसस का डाटा, सेंसस में अपना नॉन डिस्क्लोजर करते हो डाटा का, आप अपना डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है डाटा तो इसमें आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन एनपीआर में अगर आप मना करते हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो यहाँ पे आप पनिशमेंट के पात्र हो सकते हो, यहाँ पे आपको पिनलाइज किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस है सेंसस और एनपीआर के बीच में। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे इसीलिए कंट्रोवर्सीज जनरेट हो रही हैं क्योंकि कुछ नए पैरामीटर्स लेके आए हैं, 14 नए पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया है एनपीआर को अपडेट करने के लिए। तो देखो इस बार फिर से एनपीआर यहाँ पे अपडेट होना है, जिसमें अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है जैसे कि मदर टंग, बर्थ प्लेस, फादर और मदर की भी बर्थ प्लेस को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंट क्या थी, ये सब। मतलब एक तरह से देखा जाए तो डाटा को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट इस तरह से ये भी कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का जो अपोज करते हैं इस स्टेप को, उनका ये भी कहना है कि ये जो डाटा को एक्सपांड करने की बात हो रही है, पैरामीटर्स को एक्सपांड करने की बात हो रही है, ये एक तरह से एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस में यूज़ किए जाएंगे, यानी कि एक्सक्लूड करने के लिए काम आएंगे आगे जब गवर्नमेंट एनआरसी लेके आएगी पूरे इंडिया के लिए। तो ये कुछ अपोनेंट्स का कहना है जो इस चीज़ को, इस मूव को अपोज करते हैं। ठीक है, अब न्यू क्वेश्चन जो है, देखो the exercise has been opposed by some states and citizen groups, और इन states और citizen groups का ये मानना है कि NPR is the first step for the compilation of NRC। तो बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे स्टेट्स नहीं चाहते कि एक NRC बने इंडिया के लिए, क्योंकि फिर उसमें भी यही इस तरह का एक्सक्लूजन होगा जैसा कि असम में देखने को मिला। उसमें भी कई सारे निर्दोष लोग होंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंडियन सिटीजन हैं लेकिन उनको फॉरेन माइग्रेंट्स करार कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो सकती, इसीलिए ये इतना कंटेंशियस हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ एनपीआर 2010 में पहली बार बना था, लास्ट टाइम, और पहली बार 2010 में ही कंपाइल हुआ था और इसके बाद अपडेट हुआ है 2015 में भी। ठीक है, और जब ये पहले बना था ना तो इसमें 30 लाख रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया था, 30 लाख रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा हम देख चुके हैं कई सारे इसमें नए डाटास को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ फैमिली, कि आपका क्या रिलेशन है हेड ऑफ द फैमिली के साथ, डाइवोर्स्ड हो या विडो हो, ठीक है, या फिर सेपरेटेड हो अगर आप, मदर टंग क्या है आपकी, आप अगर कोई नॉन वर्कर हो, कल्टिवेटर हो, लेबरर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप एग्जैक्टली कौन से प्रोफेशन में हो। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, मोबाइल फ़ोन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये बताया जा रहा है कि एक कॉम्प्रहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस बनाना चाहती है गवर्नमेंट, जो कि एक मैंडेटरी होगा। ठीक है, हर यूजुअल रेसिडेंट को यहाँ पे अपनी डिटेल देनी पड़ेगी एंड दैट वुड बी मैंडेटरी, जिससे कि एक कॉमन और कॉम्प्रहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस बन पाए। ठीक है, रेसिडेंट का। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत बनाया जाएगा, देखो ये हमने देखा सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा, लेकिन ये कलेक्ट किया जाएगा विद सेंसस, और सेंसस के लिए सेंसस का अलग से एक्ट है 1948 का, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। और देखो
और ये डाटाबेस जो है ये भी कहा जा रहा है कि इस डाटाबेस को कहीं अपलोड किया जाए अगर, तो ये बहुत ही यहाँ पे प्राइवेसी के ऊपर एक कंसर्न आ सकता है, क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट पोर्टल पे इसको अपलोड कर देते हो, जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया है लेकिन ऐसे चीज़ें प्रपोज की जा रही हैं, तो यहाँ पे प्राइवेसी का भी एक इशू हो सकता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अब देखो, सेंटर प्लान्स 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स, तो इस पे आए हम, उससे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की। तो देखो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या मिशन ये लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया में, ठीक है। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में इसको डेवलप किया जाएगा। पैन इंडिया स्कीम है ये, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करेगी। क्रिटिकल केयर सर्विसेज को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा 5 लाख पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उन सभी डिस्ट्रिक्ट में ये क्रिटिकल केयर सर्विसेज को डेवलप किया जाएगा। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स होंगी यहाँ पे, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में आईटी इनेबल्ड डिसीज सर्विलेंस सिस्टम होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि देखो, कोविड के टाइम पे हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी हालत में है, ठीक है। अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा फिर से आउटब्रेक आता है तो हम किसी हालत में नहीं रहेंगे उसकी कुछ करने के लिए, ठीक है। अभी तो आपने देखा होगा इकोनॉमी हमारी कितनी पीछे चली गई बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा हमको इसी में बहाना पड़ा, पूरे हेल्थ सेक्टर को ठीक करने में बहाना पड़ा। तो अभी यहाँ पे हम हेल्थ सेक्टर को अपने दुरुस्त करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आया है, ठीक है। तो देखो, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन क्या है, ये इंडिया की लार्जेस्ट स्कीम है टू स्केल अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें डेवलप किया जाएगा और इसमें एक रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, दोनों ही अर्बन और रूरल एरियाज़ में। यहाँ पे जो भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होंगी, डिसीज़ आउटब्रेक्स होंगे, उनको रिस्पॉन्ड करने के कैपेबल बनाया जाएगा इस पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स हियर? देखो, सबसे पहले तो आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स बनाने की एक बात हुई थी। देखो, आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत पहले आई थी, लाइक अभी से 2-4 साल पहले आई थी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें प्रपोज थी, एक तो था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एक थी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो थे उसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह के यहाँ पे ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस तरह की यहाँ पे आपको हेल्थ केयर मिल सकती थी, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी इसके कंपोनेंट्स। अब इसमें तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाएगा और इसमें 10 हाई फोकस स्टेट्स में इनको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि 17,000 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 11,000 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो 10 हाई फोकस स्टेट्स में इसको किया जाएगा। देन एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स। तो देखो, जो कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे जो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे यहाँ पे एक अलग ब्लॉक बनाया जाएगा जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक होगा, ठीक है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये लैब्स कैसी होंगी? देखो, बेसिकली ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए होंगी, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी और एक नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा लेबोरेटरीज़ का। इसके बाद डिसीज सर्विलेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो आईटी इनेबल्ड होगा, डिजिटल होगा, ठीक है। यहाँ पे सर्विलेंस लेबोरेटरीज होंगी कि किस रीजन में कौन सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता होगा बिहार में एक चमकी बुखार आया था विच वॉज रिलेटेड टू इन्फेक्टेड लीचीज, ठीक है। उसके बाद केरला में आपको पता होगा निपा आया था। तो ये सब कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को? अभी क्या होता है कि बहुत देरी हो जाती है जब तक पता चले, लेकिन अगर यहाँ पे आईटी इनेबल्ड सर्विलेंस सिस्टम होगा तो सारे डॉक्टर्स, सारे हॉस्पिटल्स जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे और वो सब इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि उनके पास किस किस तरह के केसेस आ रहे हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड कर पाएगी गवर्नमेंट कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो एक डिसीज सर्विलेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा और एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल होगा, जहाँ पे जिस पोर्टल के थ्रू आप ये देख सकते हो कि पब्लिक हेल्थ लैब्स कहाँ पे हैं, ठीक है, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको कहाँ मिलेंगी, कैसी कैसी सर्विसेज आपको कहाँ मिलेंगी, कौन से अभी डिसीजेस चल रहे हैं, इनके क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सब कुछ आपको इस इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो, आते हैं हम यहाँ पे, देखो ये जो है ना, ये स्कीम जो है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसी के अंतर्गत 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स डेवलप होने हैं। तो देखो, इसको भी हम करें उससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया था यहाँ पे, ठीक है, जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को समझाता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसमें एक मिनट,
ये है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। और ये जो है ये कोविड के बारे में पहले बात करता है कि कोविड के कारण हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ओवरबर्डन्ड हो गया है, और इसके कारण हमको ये समझ आया है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उस पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, डायग्नोस्टिक्स सिस्टम हमको डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे क्रिटिकल केयर यूनिट्स अलग से डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए ये स्कीम लेके आए हैं, ये मिशन लेके आए हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। यहाँ पे लगभग 64,000 करोड़ रुपये का आउटले किया गया है, और ये 5 साल के लिए मिशन को चलाया जाएगा। इसमें बेसिकली पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाएगा, गवर्नमेंट कैपेसिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, हमने देखा अभी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स, और एक अलग से ब्लॉक्स बनाए जाएंगे हॉस्पिटल्स में भी, ठीक है। और अभी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कैसे हो रहा है इसका, जो 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, जैसे कि एम्स हो गया, और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह के हॉस्पिटल्स में यहाँ पे अलग से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स ब्लॉक बनाया जाएगा, ठीक है, अलग से एक ब्लॉक बनाया जाएगा हॉस्पिटल्स में। तो शुरुआत इसकी 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूट से की जा रही है, ठीक है। बाकी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उनमें भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसे कुछ 602 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे इनको बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा अलग से लैब्स बनाई जाएंगी, डायग्नोस्टिक इंटरफेस बनाया जाएगा, एक इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक नेटवर्क होगा जो कि डायग्नोस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जहाँ पे आप फ्री डायग्नोसिस करा सकते हो, अलग अलग टेस्ट करा सकते हो, ठीक है। और ये कुछ 730 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेगा। इसके अलावा R&D को प्रमोट किया जाएगा, इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि अगर कभी आउटब्रेक आता है फिर से इस तरह का, तो उसको प्रॉपरली हम टैकल कर पाएँ, ठीक है। उसमें ऐसा ना हो जैसा इस बार हुआ था कोविड में, कि हमको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है, किस तरह से इसको रोकना है, ये हमको पता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वन हेल्थ अप्रोच की बात की गई है। देखो वन हेल्थ अप्रोच क्या है, आपको पता होगा अभी जूनोटिक डिसीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। जूनोटिक डिसीजेज कौन से होते हैं, जो एनिमल टू ह्यूमन फैलते हैं, ठीक है, जैसे कि निपा, ओके तो ये एक जूनोटिक डिसीज़ है। ग्लैंडर्स भी एक जूनोटिक डिसीज़ है। इस तरह के कई सारे जूनोटिक डिसीजेज हैं, ठीक है। फिर ये स्वाइन फ्लू, इस तरह के जो डिसीजेज़ हैं ये हमको जूनोटिक हैं, ये एनिमल टू ह्यूमन फैलते हैं। तो इसमें ये जो वन हेल्थ अप्रोच है ना, वो ये कहता है कि क्योंकि जूनोटिक डिसीजेज़ बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमको सिर्फ ह्यूमंस की हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें एनिमल्स को भी अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्लूड करना पड़ेगा, सो दैट एनिमल्स से हमको कोई बीमारी ना हो। तो यहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स को इंक्लूड करके इनमें कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो, प्रिवेंट कर पाएँ इन्फेक्शियस डिसीज़ को, इन दोनों में ही डिटेक्ट कर पाएँ, रिस्पॉन्ड कर पाएँ इनको लिए प्रॉपर्ली। इसके लिए एक वन हेल्थ अप्रोच के लिए के हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा बायो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस की जाएगी, जैसे कि यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स जो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, और जो भी बायोसेफ्टी लेवल लेबोरेटरीज हैं, इनको इंक्लूड करके यहाँ पे बायोसेफ्टी प्रिपेयर्डनेस की जाएगी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी वायरस के कारण यहाँ पे बीमारियाँ ना फैले, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सर्विलेंस को ऐड करने की बात की गई है। सर्विलेंस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा जोर है, ठीक है। IT इनेबल्ड डिसीज सर्विलेंस होगी यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल डाटा को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, ऑलराइट, और इसके बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग की जाएगी कि किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। इसमें सर्विलेंस को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे 20 मेट्रोपॉलिटन सर्विलेंस यूनिट्स बनाई जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ रीजनल सेंटर्स की हेल्प ली जाएगी, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ब्रांचेस की हेल्प ली जाएगी, कुछ हेल्थ प्रमोशन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प ली जाएगी, और इस तरह से यहाँ पे एक सर्विलेंस डाटा बनाया जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे एक हेल्थ डाटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो ये तो हमारा था आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसके अलावा हम देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ पे 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स की बात की गई है, जो हमने सारी बातें करी ना वही सब यहाँ पे होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एडिशन क्या है कि यहाँ पे अब मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। उन रीजन्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो अनएक्सेसिबल है जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, वहाँ पे पहली बार 2 कंटेनर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, और ये एशिया में पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो 2 कंटेनर हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जो अलग अलग मेडिकल फैसिलिटीज़ से इक्विप्ड रहेंगे, और इनको अभी के लिए चेन्नई और दिल्ली के रीजन्स में इनको लोकेट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये अलग अलग एरियाज़ में मूव कर सकते हैं बाय रेल एंड एयर, ठीक है। तो ये अलग अलग, जैसे कैलेमिटी आई, कोई डिजास्टर आया कोई, या कोविड जैसा कोई आउटब्रेक आता है, तो इनको अलग अलग एरियाज़ में आप मोबिलिटी इतनी है इनकी कि आप इनको अलग अलग एरियाज़ में भेज सकते हो, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट्स में भी भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ एंट्री जो होंगे, पॉइंट ऑफ एंट्री को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा,
ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, एक चेक रखा जाएगा कि क्या क्या इंडिया में आ रहा है, क्या क्या इम्पोर्ट हो रहा है, जिससे कि ये चेक रखा जा सके कि कोई नए डिसीजेस तो इंडिया में नहीं कैरी कर रहे लोग, ठीक है, कोई नए पैथोजेंस तो नहीं आ रहे। ये सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। बाकी सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक हमारा एक यहाँ पे ड्रोन ट्रैफिक नोटिफिकेशन है, ठीक है। ड्रोन ट्रैफिक से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क आया है, ठीक है। इसके पीछे कौन सी मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन होगी इसके पीछे, और इसने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आई है, जिसमें कि प्राइवेट पार्टीज और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है फॉर इंश्योरिंग सेफ ऑपरेशंस। तो सेफ ऑपरेशंस के लिए इनको यूज़ किया जाएगा, ठीक है, फॉर सेफ ऑपरेशन इनको इंक्लूड किया गया है इसमें। तो अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम या अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये, ठीक है। अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो होंगे ये अल्गोरिथम के बेसिस पे, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के बेसिस पे ये देखेंगे कि ट्रेडिशनल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो उसमें सेफ्टी इंश्योर हो पाए, ठीक है। बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, सेग्रीगेशन करना है, ठीक है। किस तरह से सेग्रीगेशन करना है यहाँ पे, देखो जो भी ड्रोन्स होंगे उनका सेग्रीगेशन करना है कि कोई ड्रोन कितनी हाइट पे उड़ रहा है, इस बेसिस पे कौन से सेफ़ हैं, कौन से नहीं हैं, किसके लिए लाइसेंसिंग सर्विसेज की ज़रूरत है, किसके लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें सेग्रीगेशन करेगा ये फ्रेमवर्क। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो भी हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ठीक है, कि कौन से टेरेन में, कौन से वेदर में, कौन सी लोकेशन में आप किस तरह के ड्रोन्स को उड़ा सकते हो, ऑलराइट, डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन किया जाएगा। देखो इंटीग्रेशन किस किस का किया जाएगा, एक तो ये अनमैन्ड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स थे इनका, और साथ में जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, जो नॉर्मल एविएशन सिस्टम को संभालता है, ये एटीएम बोलते हैं इसको, आई एम सॉरी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है ट्रेडिशनल वाला, उसको साथ में कोलैबोरेट करके ये ड्रोन ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, ओके। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस भी एक्सेस की जाएंगी, ठीक है, जैसे कि आपको अगर नहीं पता है कि कौन है यहाँ पे जो अनमैन्ड ट्रैफिक अनमैन्ड ट्रैफिक सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो कौन है, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे डाटा को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्विस फी लेवी करी जाएगी यूज़र्स के ऊपर, जो कि छोटा सा पार्ट होगी, जिसका एक छोटा सा पार्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुल मिला के ड्रोन सेफ्टी से रिगार्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे ड्रोन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को कि ड्रोन सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे लाइसेंसिंग वगैरह का क्या प्रोविजन होगा, ये सब देखा जाएगा थ्रू दिस, ठीक है। तो ये पूरा छोटा सा आर्टिकल था। इसके बारे में जब और डिटेल्स आएंगे ना, एग्जैक्ट, देखो ये अभी सिर्फ प्रपोज है कि एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें ये चीज़ें हम रखेंगे, इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं, तो जब वो आएंगी तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ भी याद रखनी है आपको कि जो भी ड्रोन्स 1000 फीट से नीचे भी उड़ रहे हैं उनके ऊपर भी ये डाटा फ्रेमवर्क लगेगा, ड्रोन फ्रेमवर्क लगेगा, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये चाइना के साथ, चाइना के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर तालिबान से मिलने दोहा गए थे, ठीक है। तो आपको पता है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान रूल कर रहा है, ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इसको सपोर्ट भी कर रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका सपोर्ट मिल रहा है तालिबान को, और अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर तालिबान से मिलने के लिए, तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए दोहा पहुंच गए। तो देखो दिस इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, कोई नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा रहा, फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से देखा जा सकता है कि यहाँ पे चाइना क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाह रहा है तालिबान के साथ, और अगर ऐसा तो इंडिया को क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर तो गए हैं तालिबान से मिलने के लिए, और यहाँ पे कुछ बातें भी हुई, जैसे कि यहाँ पे चाइना के साथ तालिबान ने ये कहा कि हम चाइना के साथ फ्रेंडली पॉलिसी रखेंगे, और फ्रेंडली पॉलिसी हम रखना चाहते हैं, और दिस इज़ अ फर्म चॉइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाइना ने भी विलिंगनेस अपनी दिखाई है कि हम भी आपको यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, जिससे आप अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड से क्या होगा, आप अपने लोगों के लिए इसको खर्च करो, अपनी कम्युनिटी के लिए खर्च करो, ठीक है, मतलब अपने सिटीजन्स के लिए खर्च करो, और इसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी जो डाउनफॉल की तरफ जा रही है आप उसको रिवाइव करने की कोशिश करो थ्रू दिस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो भी पावर्टी एलिवेशन करना है या जो भी डेवलपमेंट करना है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चाइना ने ये कहा है कि हम यहाँ पे आपको 200 मिलियन युआन का लगभग ये कितना होता है, 30 मिलियन डॉलर्स होते हैं ये, ठीक है। तो इतना हम अभी आपको एड देंगे, जिसमें आपको ग्रेन्स, विंटर सप्लाईज, वैक्सीन, मेडिसिन भी दी जाएंगी, ठीक है, 3 मिलियन वैक्सीन भी दी जाएंगी इसमें आपको। और ये भी कहा है कि देखो चाइना के ऊपर एक थ्रेट बना रहता है,
हमने कुछ दिन पहले उइघुर मुस्लिम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये उइघुर मुस्लिम्स कौन है? जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं ये उइघुर मुस्लिम्स, ठीक है। तो ये जिनजियांग प्रोविंस है चाइना में। तो चाइना का एक प्रोविंस है जिनजियांग, उसमें उइघुर मुस्लिम्स रहते हैं और ये इनके ऊपर ऐसी एलिगेशंस लगती हैं कि ये ईस्ट तुर्किस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये एक अलग कंट्री की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए इनके ऊपर चाइना ऐसा कहता है, चाइना की गवर्नमेंट ऐसे कहती है कि इसीलिए हम इनको थोड़ा सा सप्रेस करके रखते हैं। तो यहाँ पे चाइना की यहाँ पे ये भी इनसिक्योरिटी दिखी कि चाइना ने तालिबान से ये कहा कि आप यहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान नहीं बनने दोगे, ठीक है। ये जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यहाँ पे उइघुर मुस्लिम्स को भड़का रही है, आप उसको भी रोकोगे और आप इनके साथ नहीं मिलोगे, ये आपको यहाँ पे प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो तालिबान ने ये भी कहा कि हाँ ठीक है, और हमारे तालिबान ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की ज़मीन पर चाइना के अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होगी, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना के अगेंस्ट काम करना चाहती है हम उसको यहाँ पे नहीं आने देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात हुई है कि चाइना तालिबान की 4 चैलेंजेस से लड़ने में हेल्प करेगा। कौन कौन से? एक तो जो यहाँ वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस, तीसरा टेररिस्ट थ्रेट्स, और चौथा जो गवर्नेंस में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाने की बातें चल रही है, यूएस वगैरह जो बातें कर रहे हैं कि इनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, ये सारी चीज़ों से टैकल करने के लिए चाइना इसकी हेल्प करेगा। और उसके बदले में और इसके ये देखो, इसको अफगानिस्तान को यहाँ पे चाइना सॉवरेनिटी दिलाने की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा है चाइना अफगानिस्तान के, ठीक है। इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे चाइना और तालिबान में अच्छे रिलेशंस बनते दिख रहे हैं। तालिबान ने ये भी कहा है कि हम आपके जो ओबोर है, वन बेल्ट वन रोड, उसको भी वेलकम करते हैं, और सीपैक जो है जिसकी बात हमने कल करी थी उसको भी हम यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हो कि इंडिया के लिए यहाँ खतरा है। अगर चाइना के अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं ना तालिबान के साथ, तो इंडिया के लिए यहाँ खतरा है। क्यों? क्योंकि देखो ये है हमारा इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है चाइना, यहाँ पे हमारे पास है पाकिस्तान, और ऊपर आ जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ अभी तक हमारे अच्छे रिलेशन थे जब तक गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तालिबान नहीं था। अब पहले ही पाकिस्तान और चाइना कोई हमारे बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, उसके बाद अगर अफगानिस्तान भी इनके साथ मिल जाएगा तो सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हो जाएंगे इंडिया के लिए। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए? तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया शुड ऑल्सो गेट इंगेज्ड विद तालिबान। तालिबान के साथ अब आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी जो ये आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है इसको छोड़ के रियलिज्म में आना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि योर नेशनल इंटरेस्ट इन इज इन इंगेजिंग विद तालिबान। तो आपको तालिबान के साथ इंगेज करके ही आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ इंश्योर कर पाओगे। तो ये था पूरा आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है कि हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ का जो फॉरकास्ट था उसको हम हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉस कर दें। तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी टू हेल्प टैक्स टेक सरपास बजट एस्टिमेट्स बाय 10%। तो ये बात चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि टैक्स रेवेन्यू जो होंगे वो 10% तक रहेंगे, बजट का जो भी टोटल बजट है उसका 10% टैक्स रेवेन्यू हमारे पास आएगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 4 सालों में कि इसको हमने सरपास कर दिया, और गवर्नमेंट के पास अब ये देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रेवेन्यू आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और इसके 4 गुना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मानी जा रही है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिटेल सेल्स बढ़ी हैं, इकोनॉमी रिकवर हुई है, ठीक है। लास्ट ईयर अप्रैल के दौरान यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 24% हमारी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। तो ये ग्रोथ रेट थी -24%, इस साल +20% रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इकोनॉमी हमारी रिकवर कर रही है, और इसी के कारण यहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ पे टैक्स लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, रिटेल सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इसलिए टैक्स रेवेन्यू भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब देखो, इफ़ टैक्स पेमेंट रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड गवर्नमेंट इज एबल टू हिट 2021-22 टारगेट ऑफ रेवेन्यूज ऑन इट्स ऑनगोइंग प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, देन इट विल बी एबल टू बीट द फिस्कल डेफिसिट टू। तो देखो, अगले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट 6.8% का यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारा पहले फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होता था 3 से 4% तक का, ठीक है, लेकिन अभी तो हमने 6.8% रख दिया है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली प्राइवेटाइजेशन कर पाते हैं, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि ये 1.75 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करेगी एक तरह से, या फिर सेल्स करेगी अपने स्टेक्स की, ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, स्टेट रन कंपनीज़ हैं, उनके स्टेक्स को सेल करके लगभग 1.75 लाख करोड़ ये यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करेगी। अगर ये गवर्नमेंट कर लेती है तो ये फिस्कल डेफिसिट भी हमारा कम हो जाएगा, ये चीज़ इसमें बताई गई है। और एक चीज़ और ये कि मूडी
मूडीज़ जो है ये एक रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशंस जो हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो रिस्क है, देखो फाइनेंशियल सिचुएशंस जो हैं इंडिया की अच्छी हो गई हैं, ठीक है। जो नेगेटिव डाउन रिस्क हुआ करती थी वो अब कम हो रही है इंडिया की, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है। तो एक तरह से यहाँ पे हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी एक रेटिंग एजेंसी जो है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उसने इंडिया की एक तरह से तारीफ की है, इंडियन इकोनॉमी की, कि यहाँ पे इकोनॉमी रिकवर कर रही है। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। जो एक छोटा सा ट्रेंड था अबाउट इकोनॉमी, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखो एक छोटी चीज़, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। इसको आप यूज़ करते हो, जो वोडका विस्की वगैरह बनता है ना, उसमें ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, और ये शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है, मोलासेस से बनता है। जब शुगर केन को प्रोसेस किया जाता है तब ये बनता है, और ये एक रॉ मटेरियल होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए, जैसे कि वोडका विस्की वगैरह के लिए। ये कलरलेस फूड ग्रेड अल्कोहल होता है, ओके, और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तभी इसको न्यूट्रल कहा गया है। देखो कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, और ये न्यूट्रल स्मेल, न्यूट्रल टेस्ट का होता है। लगभग 95% अल्कोहल, प्योर अल्कोहल होता है इसमें, ठीक है। और ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है परफ्यूम्स का, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस का, कॉस्मेटिक्स का, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और इसको कई सारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, मेडिकेटेड ड्रग्स में भी यूज़ किया जाता है, स्प्रेज में भी यूज़ किया जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों था? देखो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसका मार्केट साइज़ जो है ना वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका बहुत बड़ा मार्केट साइज़ हो गया है, और इसीलिए ये न्यूज़ में था कि इसका मार्केट साइज़ इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। रेवेन्यू इससे काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है, और ये देखा जा रहा है कि 2021 से 26 में एक बहुत बड़ा बूस्ट देख सकता है ये वाला मार्केट, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल वाला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी सी चीज़ है, फॉर प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। एक छोटी दो चीज़ें और बता देती हूँ। ये क्या है? ये है अम्बेर ग्रिस, ठीक है। इसको परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती, ये है क्या एग्जैक्टली? ये वेल की वॉमिट होती है, ठीक है। वेल की वॉमिट से हमारे ह्यूमंस के लिए परफ्यूम्स बनती है, और ये बहुत महंगी बिकती हैं, ठीक है। अम्बेर ग्रिस इस प्रोडक्ट से यहाँ पे बनाई जाती हैं परफ्यूम्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? वेल वॉमिट होती है ये, विच इज़ सॉलिड वैक्सी एंड फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म वेल्स। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बनती है। ये डल ग्रे या ब्लैकिश कलर की होती है। तो अगर आपसे किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि अम्बेर ग्रिस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये कम्युनिटी, ये है गोरिया कम्युनिटी, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट असम की गोरिया कम्युनिटी है। ये यहाँ की इंडिजीनियस मुस्लिम पॉपुलेशन का नाम है, ठीक है। इंडिजीनियस मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसका नाम है गोरिया। तो गोरिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। सीधे ऐसे मार्क्स मिलते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं ये क्वेश्चन, आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। एक छोटी सी चीज़ एथिक्स डोज में ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एक्टिंग इन अ ओपन मैनर। तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हो, और वो प्रॉपर्ली अगर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो दैट इंस्टीट्यूट इज़ नोन टू बी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ये वैल्यू है कि कहाँ पे करप्शन नहीं हो पाता, ठीक है। कंट्रोलिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। अब ट्रांसपेरेंसी के क्या क्या यहाँ पे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है। तो ये क्यों है? ये एक तरह से इसी के लिए है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो पाए और करप्शन कम हो पाए। इस तरह के और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से एक बार एग्जाम्पल बताना मुझे कि आपने कब ये ट्रांसपेरेंसी फील की थी, कि आप भी इस ट्रांसपेरेंसी को एज अ इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हो। So that was all for today. Thank you for watching.